दोस्तों, पिछले भाग में आपने पढ़ा कि माही और जगत दोनों बैठे खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी माही ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर जगत सन्न रह गया। अब आगे। आंटी जी कैसी हैं? सुनते ही जगत को 440 वोल्ट का झटका लगा। वह चौंक पड़ा। आंटी जी? वह भी इसके मुंह से? इसका मतलब स्पष्ट था कि अतीत के झरोखों से इसका संबंध अवश्य था। जगत को अब एक आशा की किरण दिखने लगी थी। आंटी जी से तुम्हारा क्या मतलब? तुम तो कह रही हो कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। जगत ने तपाक से प्रश्न दाग दिया। आंटी जी से मेरा मतलब है आपकी माता जी। माता जी तो होंगी ना आपकी। आवश्यक नहीं है कि मैं उन्हें जानती ही हूँ, मगर मुझे लगा कि आपकी माता जी की कुशलता के बारे में जानना चाहिए, इसीलिए मैंने यह प्रश्न किया। इसका आपके और मेरे जीवन के अनछुए पहलुओं से कोई मतलब नहीं है। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। यह तुम्हारी मेरी सिर्फ दूसरी ही मुलाकात है, इसलिए कृपा करके खुद को मुझसे जोड़ने की गलती ना करें। स्पष्ट रुख था माही का। मैं तुम्हें खुद से जोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम और तुम कभी जुड़े ही नहीं थे। सिर्फ भावना ही थी जो जुड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके पहले ही तुम मुझसे दूर हो गई और पता ही ना चला कहाँ चली गई। इसलिए मैं तुमसे जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यह शब्द दिल को छूने वाले थे, मन के तारों को हिलाने वाले थे, और शायद इसका स्पष्ट संकेत माही की आंखों में दिखने लगा था। अचानक से माही ने अपना मुंह पीछे कर लिया। शायद उसके भाव उसके आंसुओं से बाहर आने लगे थे। उसने हौले से अपने आंसुओं को पोंछा। शायद वह अपने आंसुओं को जगत से छुपाना चाहती थी। दोनों के दिलों में एक सैलाब था, एक तूफान था जो बाहर आने को मचल रहा था। लेकिन ना जाने माही की क्या मजबूरियां थी, जो उस तूफान को खुद में समेटे हुए बातों ही बातों में अब खाना खत्म हो चुका था। आज भी तुम्हें टमाटर आलू की सब्जी पसंद है? जगत ने हाथ धोते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सामान्य है। और फिर मुझे क्या पसंद है क्या नापसंद आपको पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हमारी दूसरी मुलाकात है। माही ने एक बार फिर वही बात दोहराई, जिसे सुनते ही जगत आग बबूला हो गया। यह क्या? तुम बार बार दूसरी मुलाकात की रट लगाए हुए हो। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम भी मुझे बचपन से जानती हो। फिर क्यों यह नाटक बना रखा है? क्या मजबूरियां हैं तुम्हारी? यही जानने के लिए आज आया हूँ। तुमने कहा ना, हर एक का एक ही उद्देश्य होता है यहाँ आने का। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे मुलाकात के लिए जो पैसे खर्च किए हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दर्द महसूस करने के लिए, जानने के लिए कि हमारे बीच जो भाव रहे हैं, जो संबंध रहे हैं, वो किस तूफान में बह गए, उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मन की शांति चाहता हूँ। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए आज भी तुमको ही ढूंढ रहा हूँ। अब जब तुम मिली हो तो बार बार दूसरी मुलाकात की बात करके प्लीज मेरे घावों को मत कुरे दो। जगत की आंखों में अब आंसू थे। उसने लगभग हाथ जोड़ते हुए माही से ये बात कही। जगत के आंसुओं ने माही को शायद तोड़ दिया। उसने जगत के दोनों हाथों को अपने हाथ में ले लिया। मुझे इतना भी सम्मान मत दो, मैं शायद इसके लायक नहीं हूँ। अब माही भावुक हो समय की धारा में बह चली। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ? जगत ने बात जाननी चाहिए। एक आप ही तो हो जिसको मैंने अपने मन में बसा रखा है। कितने लोग आ करके मेरे इस शरीर से खेलते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे शरीर से, मेरे दिल में, मेरे मन में कोई जगह न बना सका आपके अलावा। तुम्हारा पति भी नहीं? जगत ने पुनः पूछा। किस पति की बात कर रहे हो? वह पति था जरूर, लेकिन शायद एक सौदागर ज्यादा था। आंसू पोंछते हुए माही बोली, मतलब मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। माही, मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ, इसी वजह से मैंने आज तक शादी तक नहीं की। तुम्हारा इंतजार आज भी है। जगत भावुक होकर बोला,
यह मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसी अपवित्र अबला के लिए आज भी तुम जैसा एक बाका जवान इंतजार कर रहा है। तुम मुझे पवित्र देवी मान करके अपने जीवन में उतारना चाहते होगे, लेकिन अब तुम जान ही चुके हो मैं कितनी अपवित्र हूँ, कितनी गंदी हूँ। अब आपका और मेरा इस जन्म में तो मिलन संभव ही नहीं। माही रोते हुए बोली, यह तुम क्या कह रही हो माही? शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। मैंने तुम्हारी आत्मा से प्रेम किया है, तुमसे प्रेम किया है, शरीर से नहीं। माही के लिए ये शब्द अनमोल थे। सुनते ही वो भावुक हो गई और यकायक जगत के गले से लिपट गई। एक तज अश्रुधारा उसकी आंखों से बहने लगी। जगत ने बमुश्किल उसे अपने गले से छुड़ाया और अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछने लगा। जगत की आंखों में भी आंसू थे। दोनों अपने अतीत को अपने आंसुओं से धोना चाहते थे। तभी माही ने अपने बारे में बताना शुरू किया। मेरी खूबसूरती पर मेरे पति भी शुरू से ही फिदा थे। वह किसी भी हालत में मुझे पाना चाहते थे। इसीलिए उन दिनों जब मैं मजबूर थी, मेरे पिता जब बीमार थे, जब मेरे पति ने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया, मुझे एक मायावी जाल में फंसाने की चेष्टा की, मैं उनको अपना सर्वस्व मानने लगी। मुझे लगा कोई तो है जो मेरे दुख के दिनों में मेरा साथ दे रहा है। मेरे पति ने पैसों से मेरी मदद की, साथ ही स्वयं भी अपने को मुझे समर्पित किया। मेरे पिता के इलाज में जो भी पैसा लगा, खर्चा उन्होंने उठाया और साथ ही जब कभी भी मुझे या मेरे परिवार को जरूरत महसूस हुई, वो खड़े मिले। लेकिन वह सब एक सौदा था, सौदा। हैरानी से जगत बोला, हाँ, जैसे लॉटरी होती है ना, पहले कुछ पैसे लगाओ और बाद में उन पैसों से कई गुना पैसा बना लो। शायद यही मानसिकता थी उनकी। मैं उनके एहसानों तले दबती चली गई। मुझे लगा शायद मुझे सहारा देने वाला मिल गया। हालांकि आप उस वक्त भी मेरे दिल में थे, लेकिन मैं आपसे इतनी दूर थी कि आपसे मदद न मांग सकी, आपको कांटेक्ट ना कर सकी और मजबूरी के हाथों गुड़िया बनती चली गई। ऐसी गुड़िया जिसे किसी ने खूब सजाया हो, खूब गहने पहनाए हो, लेकिन किस लिए? उसे मौत के घाट उतारने के लिए। बस यही छोटी सी कहानी है मेरी। एक लंबी सांस लेते हुए माही ने बात को विराम दिया। मुझे पूरी बात बताओ, तुम्हारे साथ एक्चुअली बुरा क्या हुआ? जगत ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। इससे ज्यादा बुरा क्या होना था? आज इस बदनाम गली में बैठी हूँ। अगर मर जाती तो शायद ज्यादा सुकून मिलता। यहाँ की जिंदगी तो मौत से भी ज्यादा बदतर है। अलग अलग लोग यहाँ आते हैं, मेरे शरीर को रात भर नोचते हैं। मेरी भावना की कोई कदर नहीं करता। मेरे मन में क्या है किसी को इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उनके मन में क्या है सिर्फ इस बंद कमरे में वही खुलता है। थक कर चूर हो जाती हूँ। सुबह कुछ घंटों के लिए सोने को मिलता है। सांझ होते ही एक बार फिर से अपने शरीर को सजाकर किसी अगले ग्राहक का इंतजार करने लगती हूँ। बस इतनी सी है ये मेरी जिंदगी। लेकिन तुम्हारे पति ने ऐसा किया क्या जो तुम यहाँ बताती हूँ? बस एक बार अपनी बाहों के बंधन में बांध लो मुझे। आज इस बंधन में सुकून सा मिल रहा है। जगत ने माही को अब अपने सीने से लगा लिया। आज शायद पहली बार था कि माही को किसी ने अपने सीने से लगाया था और माही उस बंधन में इतना सुकून महसूस कर रही थी। कितने पराये मर्द उसे रोज छूते थे, लेकिन आज किसी मर्द की छुअन में उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। वह चाहती थी ये पल अब यहीं रुक जाए। उसकी आंखें बंद थीं। कुछ पल को वो यह भी भूल गई थी कि वह कहाँ पर है, किसकी बाहों में है, किसके साथ है। वह सिर्फ इस पल को दिल की गहराइयों से महसूस करना चाह रही थी। अचानक से उसके कान में जगत की आवाज पड़ी। क्या हुआ माही? कुछ तो बोलो। माही ने हौले से सर हिला दिया, मानो कुछ भी बोलने से वह मना कर रही थी। शायद इस पल की मिठास को वो अभी और चखना चाहती थी। बगैर कुछ बयां किए, बगैर हिले डुले, जगत समझ गया कि इस वक्त माही प्रेम के सागर में हिलोरे ले रही है, जहां उसे एक अनोखा सुकून प्राप्त हो रहा है। इसलिए उसने भी उस वक्त शांत रहना उचित समझा। करीब 10 मिनट के बाद माही जगत की बाहों से अलग हुई।
उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे और कहा, हालांकि मेरे गुजरे हुए कल से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए और मैं भी अपने उन पलों को बार बार याद करके परेशान नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी सच्चाई से रूबरू होने का हक है तुम्हें। इसलिए बताती हूँ कि मेरे वो साल जो सुनहरे होने थे कैसे बदसूरत होते चले गए। जगत ने भी उस बात को सुनने के लिए अपनी मौन स्वीकृति दे दी। माही ने कहना शुरू किया। पिताजी जब ठीक होकर घर आ गए, माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, रमेश से शादी कर लो। वो बहुत अच्छा है। हमारी तकलीफ में एक वही तो था जो हमेशा खड़ा मिला। पैसों से, दवाई पानी से, हर चीज से उसने हमारी मदद की। बड़े एहसान है बेटा उसके हम पर। और मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम भी देखा है। बेटा, तुम्हारी शादी तो करनी ही है, तो क्यों ना सामने एक अच्छा लड़का है जो तुम्हें पसंद भी करता है, क्यों ना तुम्हारी शादी रमेश से ही कर दी जाए। मैं माँ की सोच समझ सकती थी। उनके भावों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे उस वक्त सिर्फ हाँ ही कहना था, क्योंकि मैं अपने माता पिता पर अनावश्यक बोझ नहीं बनना चाहती थी। और उसके बाद नियत समय पर रमेश और मेरी शादी हो गई। शादी की शुरुआत के दिन बहुत अच्छी तरह से बीत रहे थे। मुझे लग रहा था मैंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। रमेश मेरी चिंता करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे साथ पति होने का पूरा फर्ज निभाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ महीनों ही चल पाया। धीरे धीरे रमेश की मानसिकता मेरे सामने उजागर होने लगी। वह वास्तव में एक सौदागर था जो शुरुआत में पैसे खर्च करने के बाद उन्हीं पैसों से बड़े पैसे बनाने की सोच रखता था। वह मेरे शरीर से खेलना चाहता था, न कि एक पत्नी के रूप में मुझे अपने पास रखना चाहता था। जब उसका मेरे शरीर से दिल भर गया, उसने मेरे शरीर से पैसा कमाने की सोची। शायद मुझसे शादी करने का उसका यही एक उद्देश्य भी था। एक दिन जब वह ऑफिस से आया, काफी थका सा था, मैंने उसके जूते उतारे। उसने कहा, आज की रात मेरे दोस्त की फैमिली हमारे घर आ रही है, तुम उनके लिए अच्छा सा भोजन बना दो, मैं बहुत थका हूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि मेरे पति का दोस्त मेरे लिए सम्माननीय था और पति की आज्ञा मेरे सर आंखों पर थी। मैंने उनके दोस्त के लिए जल्दी जल्दी सब्जियां बनाई, पूरी वगैरह का इंतजाम किया। जो कुछ मैं बेहतर कर सकती थी उससे कुछ ज़्यादा ही मैंने किया। लगभग 9 बजे के आसपास उनके दोस्त की फैमिली आ गई। फैमिली के नाम पर सिर्फ दोस्त और उनकी पत्नी थी। पत्नी बेहद खूबसूरत थी, दोस्त भी ठीक ठाक हैंडसम था। मैंने बड़े ही सम्मान से उन्हें बैठाला और उनके लिए खाना लगाया। रमेश भी तब तक फ्रेश होकर आ चुके थे। हम चारों ने मिलकर खाने का लुत्फ लिया। उस दिन मैंने पहली बार रमेश के हाथों में शराब का प्याला देखा। मैं अंदर ही अंदर परेशान होने लगी कि आज तक तो मैंने रमेश को शराब पीते नहीं देखा था, और आज बगैर मुझे बताए ये शराब के पैक आपस में ऐसे लड़ा रहे हैं मानो कितने पुराने शराबी हों। दोस्त के हाथ में सिगरेट भी थी, हालांकि रमेश सिगरेट नहीं पीता था। खाने के साथ साथ दोनों ने एक अच्छे लेवल की शराब हलक से नीचे उतार ली थी। मैंने उसकी फैमिली के लिए बगल वाला कमरा तैयार कर लिया था। रात करीब 11 बजे बातचीत खत्म होने के बाद मैंने रमेश को और उसके मित्र की पत्नी ने अपने पति को बमुश्किल उठाकर अपने अपने बिस्तर पर पटक दिया। दोनों उतने नशे में थे भी या फिर नशे में होने का नाटक कर रहे थे, मुझे नहीं पता था। माही ने एक लंबी सांस ली और यहाँ तक तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने मेरे पैरों के नीचे की जमीन सरका दी। उसके बाद क्या हुआ? जगत ने विस्मय से पूछा। कविता ने एक बार फिर से एक लंबी सी सांस ली और फिर अतीत में खोती चली गई। वो औरत जो उसके दोस्त के साथ आई थी असल में उसकी पत्नी नहीं थी। जगत आश्चर्य में पड़ गया। तो कौन थी वह? उसने पूछा। असल में वह एक वेश्या थी। वेश्या? हाँ, और उसे मेरे पति रमेश ने अपने लिए उस रात के लिए बुक किया था, और उसे इस घर में लाने का जिम्मा उसने अपने दोस्त को सौंपा था। साथ ही एक और घिनौनी डील उन दोनों के बीच तय हुई थी। वह क्या? वो ये
कि उस रात उस वैश्या के साथ तो मेरे पति को सोना था और उस दोस्त के साथ मुझे। क्या? जगत अवाक रह गया। हाँ, और इसके लिए उसके उस कथित दोस्त ने मेरे पति को एक अच्छे अमाउंट की पेशकश भी की थी। यहाँ तक कि वैश्या भी मेरे पति के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाई गई थी। यानी मेरी कीमत में वह वैश्या और एक बहुत बड़ा अमाउंट था। ओह, बड़ा कमीना था वो, जगत बुदबुदाया। माही जारी रही। रात के करीब 12 बज रहे थे। शायद दोनों लोग शराब में धुत होने का नाटक ही कर रहे थे, जिसे मैं समझ ना सकी। थोड़ी ही देर में मुझे चक्कर से आने लगे। किस वजह से, मैं समझ ना सकी थी। मुझे लगा शायद काम के ज़्यादा बोझ पड़ने की वजह से ही शायद मेरा ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ गया होगा और मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। खाना खाने के बाद रमेश ने मुझे एक शरबत की पेशकश की थी। उस वक्त सब कुछ सामान्य था। मुझे उस शरबत के पीने में कोई गुरेज नहीं था, क्योंकि मेरे पति के द्वारा मुझे वह ऑफर किया गया था। मैंने एक ही घूंट में उस गिलास को खाली कर दिया था। उस वक्त तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। शायद जो कुछ उसमें मिला था उसकी मियाद 1 घंटे के बाद शुरू होनी थी और अब उसका प्रभाव मुझ पर चढ़ने लगा था। मेरे चक्कर बढ़ने लगे, मुझे बेहोशी सी आने लगी। उधर रमेश बिस्तर पर बेसुध पड़ा था और दूसरे कमरे में उसका कथित दोस्त। दोनों ही बेहोशी में होने का नाटक कर रहे थे और इधर मैं वास्तव में बेहोश होती जा रही थी। दोस्त के साथ आई उसकी कथित पत्नी तटस्थ थी। उसे शायद यह सब कुछ पता था, लेकिन उसे स्पष्ट निर्देश थे कि वहाँ जो कुछ भी घटित होगा उसमें उसे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है और वह इसका पालन कर रही थी। थोड़ी ही देर में मैं अर्धमूर्छित अवस्था में पलंग पर गिर गई और मेरे गिरते ही मेरा पति और उसका दोस्त दोनों होश में आ गए। शायद दोनों ही मेरे गिरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके बाद वह कथित औरत मेरे पति वाले कमरे में शिफ्ट हो गई और मुझे दोनों ने उठा करके उनके दोस्त वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। मैं अपने होशो हवास में बिल्कुल नहीं थी। मेरे साथ रात भर मेरे पति के उस दोस्त ने क्या क्या किया, उसके निशान जब मैं सुबह उठी तब मुझे महसूस हुए कि मुझे खुद का चेहरा देखने से घृणा हो रही थी। सुबह सब कुछ सामान्य था सिवाय मेरे। रमेश गहरी नींद में सो रहा था और मेरे उठने से पहले ही उसका दोस्त और वह वैश्य हमारे घर से रुखसत हो चुके थे। जब मैं उठी और मैंने अपने को देखा तो मुझे मेरे साथ रात में जो दरिंदगी हुई उसका आभास हुआ। रमेश मेरी नज़रों से गिरता चला गया, लेकिन क्या करती, उसकी पत्नी थी। अबला थी और बेसहारा भी। कहाँ जाती? हालांकि मैंने इस बात के लिए रमेश से बहुत लड़ाई की, झगड़ा किया, न जाने कितने दिन मैं उससे बोली ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, आखिर कमज़ोर को ही झुकना पड़ता है। और हम दोनों के बीच में मैं ही कमज़ोर थी। किसी तरह से मैंने खून की वह घूंट पी और रमेश से इस तरह की गलती को दोबारा दोहराने के लिए कटु शब्दों में मना किया और खुद को वक्त के हाथों सौंप दिया। उस वक्त वह मान गया। उसने कहा शायद उससे गलती हो गई है और पहली गलती है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैंने भी मन को समझा लिया। हालांकि जब जब मैंने अपने शरीर को देखा, मुझे अपने आप से घृणा होने लगती थी। मुझे अपने शरीर पर पराये मर्द के निशान चुभते थे। मैं उन्हें देखना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। और उस रमेश ने बड़े प्रेम से मेरे बालों पर हाथ फेरा और बोला, शाम को समय पर तैयार हो जाना, पिक्चर देखने चलेंगे। यह पहली बार था। इसके पहले कभी भी ऐसे प्यार से पुचकार कर रमेश ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, और वो भी पिक्चर। यह तो आश्चर्य था। मैंने हौले से हाँ कर दिया। मैं रमेश पर विश्वास कर चुकी थी कि शायद एक भूल के बाद वो आगे ऐसी भूल को दोहराएगा नहीं। नियत समय पर रमेश शाम को घर वापस आ गया। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुझे तैयार ना हुआ देख वो थोड़ा गुस्सा हुआ। बस अभी 2 मिनट में तैयार होती हूँ, मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाते हुए कहा। 2 मिनट में नहीं, तुम आधा घंटा ले सकती हो। कम से कम खूबसूरत दिखना ही चाहिए तुम्हें। खूबसूरत दिखना चाहिए तुम्हें, वो भी पिक्चर देखने के लिए। ये शब्द अजीब थे। दाल में कुछ काला तो मुझे नजर आया, लेकिन रमेश पर मेरा विश्वास इस पर भारी पड़ रहा था, इसलिए मैंने दिमाग नहीं लगाया। फिर भी मैंने पूछ ही लिया, पिक्चर देखने के लिए मुझे खूबसूरत दिखना चाहिए।
मतलब? मैं समझी नहीं। अरे मेरा मतलब है मेरी धर्म पत्नी मेरे बगल में चलेगी और सुंदर दिखेगी तो मुझे अच्छा लगेगा ना। माथे पर बिंदी काजल से सराबोर सुंदर आंखें, गुलाबी गुलाबी गाल हो तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हें मुड़ मुड़ कर देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। कहते हुए हौले से रमेश ने मेरे गाल पर हाथ लगाया और मुस्कुरा दिया। शायद मैं पगली एक बार फिर से उसकी बातों में आ गई। मैंने आगे दिमाग नहीं लगाया और अपने को बड़ी खूबसूरती से सजाने में लग गई। आधे घंटे के बाद मैं घर छोड़ चुकी थी। अब पिक्चर हॉल के बाहर हम दोनों खड़े ही थे कि अचानक से सामने हस्बैंड और वाइफ, जिनको हम जानते थे, दिखी। देखते ही वो बोले, अरे रमेश जी आप। अरे भाभी जी नमस्कार। नमस्कार। एक नॉर्मल सी बातचीत हुई। काफ़ी दिन बाद हमने पिक्चर का प्रोग्राम बनाया। जब से शादी हुई है तब से हम लोग एक साथ कहीं बाहर नहीं निकले थे। बड़ी अच्छी बात है भाई। हम भी आज पिक्चर देखने निकले हैं। अरे वाह, सेम सेम। चलिए पिक्चर शुरू होने वाली है। कहते हुए चारों लोग पिक्चर हॉल के अंदर प्रविष्ट हो गए। पिक्चर नियत समय पर शुरू हुई और नियत समय पर खत्म भी हो गई। हम चारों अब बाहर आ चुके थे। आगे का क्या प्रोग्राम है? मेरे पति ने अपने उस कथित दोस्त से पूछा। अब बाहर ही कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद चला जाएगा। चलो हम भी बाहर ही खाना खा लेते हैं, घर का खाते खाते बोर हो गए हैं। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात द्विअर्थी थी, जिसे मैं भोली भाली समझ न सकी। खाना खाते खाते दोनों दोस्तों ने एक बार फिर से शराब के पैमाने आपस में टकरा लिए। मैंने घूर कर जगत की तरफ देखा लेकिन कुछ बोल ना सकी क्योंकि दो दोस्त आपस में बैठे थे। बीच में कुछ भी कहना शायद सही नहीं था। थोड़ी ही देर में दोनों ही दोस्त शराब के नशे में चूर हो चुके थे। एक बार फिर मुझे वही वाकया याद आने लगा जब पहली बार मेरी अस्मत पर किसी पराये मर्द ने अपना हाथ डाला था। कहीं आज फिर ऐसा न हो जाए सोचकर अंदर ही अंदर कांप उठी थी मैं। लेकिन फिलहाल वक्त से हाथ तो मिलाना ही था। मित्र की पत्नी और मैंने अपने अपने हस्बैंड को संभाला और ऑटो रिक्शा कर हम सबसे पहले अपने घर पहुंचे। एक बार इतिहास खुद स्वयं को दोहरा रहा था। दोनों ही नशे में धुत थे, इतने कि अब हमारे वाले घर से दूसरे घर तक जाना उसके मित्र के लिए संभव न लग रहा था। फिलहाल मैं सावधान थी। मुझे किसी भी हालत में अब किसी भी चीज का सेवन नहीं करना था, क्योंकि किसी भी चीज का सेवन मुझे बेसुध कर सकता था और मैं दोबारा इतिहास को दोहराना नहीं चाहती थी। मैं कुछ ज्यादा ही सावधान थी। मैं रात भर सोई नहीं। कभी जगत की ओर देखती तो कभी अपने कमरे के दरवाजे की तरफ। मुझे लगता कब दरवाजा खटखटाया जाएगा और कब वह दोस्त इस कमरे में प्रविष्ट होगा या फिर रमेश ने कोई और तरीका न अपनाया हो। अब मैं किसी भी हालत में अपने शरीर को और नुचवाना नहीं चाहती थी। इस ऊहापोह में सुबह के करीब 4 बज गए। मुझे पता न चला, मेरी जान में जान आई। मैं बच गई यह सोचकर मुझे सुखद आश्चर्य हो रहा था, लेकिन मैं शायद गलत थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एक बार फिर घबरा गई। मुझे लगा कहीं फिर से, लेकिन मैंने खुद को संभाला और उठी। मैंने दरवाजे के छेद से झांक कर देखा, बाहर कथित दोस्त की पत्नी खड़ी थी। मेरी जान में जान आई। मैंने हौले से किवाड़ खोला। वह औरत घबराते हुए मेरे कमरे में प्रविष्ट हो गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह इस तरह? वह बोली, इनकी तबीयत कुछ खराब लग रही है। 1 घंटे से बेचैनी की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन मैंने इंतजार किया। मैंने सोचा तुमको परेशान ना करूं, लेकिन अब तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, इसलिए तुमको परेशान नहीं किया। नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मुझे क्या करना है? आप थोड़ी देर उनके पास बैठ जाइए, मैं दुकान पर जाकर के उनके लिए दवाई ले आती हूँ। मैंने इस बात के लिए रमेश की परमिशन चाही और उसे हिलाया, लेकिन रमेश शराब के नशे में कुछ ज्यादा ही धुत था। शायद इसलिए मेरे हिलाने डुलाने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर मित्र की पत्नी मुझ पर लगातार दबाव बना रही थी। जल्दी करिए, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। कहीं ऐसा ना हो उन्हें कुछ हो जाए। मैं कश्मकश में थी। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन रमेश की स्वीकृति के बाद मगर वो मेरे प्रयासों की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। मेरे पास अब कोई चारा न था। मैंने बगैर कुछ सोचे अब उसकी बात मान ली और उसके पति वाले कमरे में प्रवेश कर गई। मेरे अंदर घुसते ही वो औरत मुझे थैंक्स बोलकर
अंधेरे में गुम हो गई। मुझे कमरे में बैठे बैठे करीब 15 से 20 मिनट हो गए थे। उनका मित्र बेसुध सोया हुआ था। उसको देखकर मुझे एक बार भी नहीं लगा कि उसकी तबीयत खराब है। मेरे दिमाग में एक बार शक की घंटी बजी, लेकिन फिर भी मैं उस औरत की बात पर विश्वास कर वहीं बैठी रही। मुझे लगा हो सकता है नींद आने की वजह से इस वक्त इन्हें कुछ आराम आ गया हो। मैं बड़ी बेसब्री के साथ उस औरत का इंतजार कर रही थी। सुबह के 5 बजने वाले थे। अब लोगों का आना जाना भी उस गली में शुरू हो गया था। मुझे डर लगने लगा। अगर किसी ने मुझे इस आदमी के साथ इस कमरे में अकेले देख लिया तो क्या सोचेगा। और कोई सोचे तो सोचे, लेकिन अगर रमेश जाग गया और उसने मुझे इस तरह से अपने मित्र के कमरे में अकेले देख लिया तो क्या सोचेगा। यह डर मुझे खाए जा रहा था, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी को पूरा कर रही थी। करीब 1 घंटा हो गया। उस औरत का कहीं पता ना था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी जान में जान आई। चलो देर से ही सही, लेकिन वह औरत वापस आई तो। मैं दरवाजा खोलने के लिए उठने ही वाली थी कि तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं घबरा गई क्योंकि सामने रमेश खड़ा था और उसका चेहरा लाल पीला हो रहा था। तुम इतनी सुबह, और इसके पास वह भी अकेले। उसने एक साथ कई प्रश्न दाग दिए जिनका मेरे पास शायद कोई उत्तर नहीं था। मैं हड़बड़ा गई। डर के मारे मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर भी मैंने अपने को संभाला और संभालते हुए कहा, असल में आपके दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी और इनकी पत्नी दवा लेने बाहर गई थी। इन्होंने ही मुझसे कहा था कि आप इनका ख्याल रखो। मैं दवाई लेकर आती हूँ। अच्छा, ये तो कुछ और कह रही है। कहते ही रमेश एक तरफ को हटा। उसके ठीक पीछे उसके दोस्त की वही पत्नी खड़ी थी। उसकी पत्नी को जगत के साथ खड़े देख मेरा माथा ठनका। इतने सारे प्रश्न मेरे सामने खड़े हो चुके थे और मेरे पास किसी एक भी प्रश्न का उत्तर न था। सवाल और जवाबों का दौर एक बार फिर चालू हुआ। मैं निरुत्तर थी और मजे की बात यह थी कि वह कथित पत्नी मेरी ओर से नहीं बोल रही थी। तब तक रमेश के उस दोस्त को भी होश आ चुका था। वह बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा था। अब एक तरफ 3 पक्षकार थे और इधर मैं अकेली। मैं क्या करती। शायद एक खतरनाक षड्यंत्र की गिरफ्त में मैं आ चुकी थी। उस तिकड़ी के बीच में जितना अपने को प्रूफ करने की कोशिश कर रही थी उतना ही फंसती जा रही थी, क्योंकि वास्तविकता से ये तीनों बहुत दूर थे। इनका मुख्य उद्देश्य मुझे फंसाना ही था, तो मेरी बातों को मानना कैसे संभव था। मैंने रमेश को बताया, रमेश प्लीज मेरी बात सुनो। उसकी भौहें तनी हुई थी। वह गुस्से में एकदम लाल दिख रहा था। मैंने उसे समझाने की चेष्टा की, रमेश मैं जानबूझकर तुम्हारे दोस्त के कमरे में नहीं गई। तुम ही बताओ मैं क्यों वहां जाती। वह तो उनकी पत्नी ने मेरे पास आकर के मुझसे रिक्वेस्ट की कि उनके पति की तबीयत नासाज है, मुझे दवाई लेने के लिए बाहर जाना है, तो क्या थोड़ी देर के लिए तुम मेरे पति के पास रह सकती हो। और रमेश, मैंने तुम्हें उठाने की बहुत कोशिश की। मैं चाहती थी कि तुम वहां जाओ, इसलिए मैंने तुमको काफी हिलाया डुलाया, लेकिन तुम नहीं उठे। और इधर उन्होंने मुझे अपनी पत्नी की खराब तबीयत का हवाला दिया। मैं कश्मकश में आ गई थी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन चूंकि किसी की तबीयत का सवाल था तो मानवता के नाते मैंने इनकी बात मान ली और मैं कुछ देर के लिए उस कमरे में चली गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे जाने के बाद इनको इतना समय लग जाएगा। मैं 1 घंटा उस कमरे में बेचैन रही। मैं इनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन ये उस कमरे में वापस नहीं पहुंची। और जब तुम मुझे ढूंढते हुए इस कमरे में आए ही ये भी तुम्हारे पीछे खड़ी मिली। मैं क्या कहती। और तुमने मुझे इस कमरे में देखते ही इतने सारे प्रश्न खड़े कर दिए कि मैं और भी घबरा गई। मुझे इस औरत से उम्मीद थी कि एक औरत होने का फर्ज ये तो कम से कम निभाएगी, लेकिन शायद मैं गलत थी। मेरी तरफ से अगर ये एक शब्द भी बोल देती तो मैं इनका एहसान मानती, लेकिन नहीं, ये तो और भी मुझे फंसाने पर लगी है। अच्छा, मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी, मेरा तुमसे क्या वास्ता है। पहली बार तो हम लोग मिले हैं और फिर तुमको फंसाकर मुझे क्या मिलने वाला है। अचानक
से दोस्त की बीवी तुनक कर बोली। रमेश भी उसकी तरफ से ही बोला, हाँ, इस बात का जवाब दो, तुम्हें फंसा के इनको क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता कि मुझे फंसाकर इनको क्या मिलेगा या आपको क्या मिलेगा, लेकिन एक बार मेरी आंखों में देखकर आप बताइए, क्या मैं गलत हूँ? अगर मेरी जगह आप होते तो क्या मानवता के नाते आप ऐसा ना करते? कविता ने सफाई दी, इस कमरे में तुम्हारे आने से मुझे कोई गुरेज नहीं है। रमेश बोला, लेकिन कम से कम मुझे बता तो देती कि मैं इस वजह से इस कमरे में आ रही हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपको काफी हिलाया डुलाया, लेकिन आप अपने होश में नहीं थे। इतना भी बेहोश नहीं था मैं, जितना तुम कह रही हो। तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं। अगर बेसुध होता तो इस वक्त बिस्तर पर पड़ा होता, तुम्हारे सामने नहीं। थोड़ी कड़क आवाज में रमेश ने कहा। उधर वो औरत भी ताने पर ताने मारे जा रही थी और माही के बचाव पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। अभी तक उसका पति शांत ही खड़ा था, लेकिन अचानक से वह भी इस बातचीत में कूद पड़ा। भाई देखो, मुझे नहीं पता कि माही भाभी क्यों मेरे पास आई थी, लेकिन इतना जरूर है कि मेरी पत्नी ने मेरी खराब तबीयत की वजह से मुझसे इतना कहा था कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तो मैंने कहा, ठीक है, मेरी इतनी भी तबीयत नहीं खराब है कि मैं कुछ देर अकेला इस कमरे में नहीं रह सकता हूँ। इतना पूछकर मेरी पत्नी दवाई लेने के लिए चली गई और मेरी पत्नी जैसे ही बाहर निकली ही होगी, तुरंत माही भाभी मेरे कमरे में प्रविष्ट हो गई। अब इनके दिलो दिमाग में क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही यह कमरे के अंदर आई, मैं बिस्तर पर सिमट कर बैठ गया। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हुआ भाभी, आप इस कमरे में? इन्होंने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और ना जाने किस नीयत से ये हौले से मेरे बिस्तर पर बैठ गई। मैं अंदर ही अंदर घबरा सा गया। मैंने एक बार पुनः सकपकाते हुए पूछा, भाभी इस वक्त आप यहाँ? रमेश कहाँ है? लेकिन इन्होंने मेरी बातों का कोई उत्तर न दिया और अचानक से ये बेशर्म अदाओं के साथ मेरे बिस्तर पर मेरे बगल में ही लेट गई। मैं छिटक कर बिस्तर से उठा ही था कि इन्होंने मुझे पीछे से कस कर पकड़ लिया और अपनी उन्मुक्त अदाओं से मुझे मजबूर करने लगी। ये मुझसे एकदम चिपक कर खड़ी थी। मैं उस वक्त बुत सा बना था। मुझे लग रहा था कि मेरे दोस्त ने अगर मुझे इस हालत में देख लिया तो वो क्या सोचेगा, लेकिन मैं मजबूर था। इनका कसाव था ही इतना जबरदस्त। मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा था और मना रहा था कि काश मेरी बीवी आ जाती, क्योंकि मैं इस पाप के दलदल में फंसना नहीं चाहता था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि माही भाभी के किसी भी एक्शन के रिएक्शन से पहले ही मेरी पत्नी कमरे में आ गई और साथ में तुम भी। शायद भगवान ने मुझे इस दलदल में फंसने से बचा लिया। रमेश, ये माही गिड़गिड़ाने लगी। तभी चटाक, एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ चुका था। अब मामला बातों से लातों तक आ पहुंचा था। अर्थात अब रमेश मुझसे कोई भी स्पष्टीकरण की चाह नहीं रखता था। उसके दिमाग में पूरी तरह से यह बात घर कर चुकी थी कि मैंने ही उसके मित्र को अकेला देखकर उकसाने की कोशिश की थी। तीनों एक तरफ थे और मैं अकेली एक तरफ। मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था। बात खत्म हो चुकी थी। रमेश ने अपने दोस्त की बीवी के आगे हाथ जोड़कर मेरी ओर से क्षमा प्रार्थना की। भाभी जी, मैं अपनी पत्नी की ओर से आपसे माफी चाहता हूँ। जो कुछ हुआ शायद अनजाने में हो गया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। जो घट चुका है वह आप और मैं बदल तो सकते नहीं, लेकिन इसके लिए मैं प्रायश्चित जरूर करना चाहूंगा। वो अचानक से मेरी तरफ मुड़ा और बोला, आज के बाद से तुम्हारा घर से निकलना बंद। अब तुम 24 घंटे घर में कैद रहोगी। यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर यह सजा मुझे क्यों? कितनी बेशर्म हो तुम। दो दो लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं, उसके बाद भी तुम कह रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें शर्म है भी या बेच खाई? अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तुम्हारा। कहीं भी आना जाना मैं बंद कर रहा हूँ। कहते हुए वो अपने दोस्त की पत्नी की तरफ मुड़ा और भाभी जी, शायद इतना काफी होगा। दोस्त की पत्नी ने भी अपनी मौत स्वीकृति दे दी। अब इस बात के पीछे उसके दोस्त और उसकी बीवी दोनों की क्या मंशा थी मुझे नहीं पता, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर था। और उसके बाद वह दिन और उसके आगे के कई दिन मैं उस घर में कैद कर दी गई।
सुबह रमेश निकलता तो मुझे ताले में बंद कर देता। एक बोतल पानी व कुछ बिस्किट, यही मेरा लंच थे। सुबह से लेकर शाम तक मैं रोती बिलखती रहती थी, अपनी किस्मत को दोष देती रहती थी। कुछ दिन तक तो मैं सिर्फ परेशान रही, लेकिन उसके बाद मैं अंदर से बेचैन होने लगी। उस कमरे में घुट घुट कर जीना मेरे बस का नहीं रह गया था। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं रमेश की मनमानी अब नहीं चलने दूंगी। मेरा भी तो अपना जीवन है। मैं इस तरह से बगैर कोई अपराध किए क्यों सजा काटने को मजबूर हो रही हूँ। जगत, उसके बाद मैं हर दिन मौका ढूंढने लगी कि कैसे उस घर से आज़ाद हो सकूं, और जल्द ही वो दिन भी आ ही गया। बाई चांस रमेश उस दिन घर में ताला लगाकर चाबी उसी ताले में लगी छोड़ गया। मैं किसी काम से जब दरवाजे के पास आई, मेरी नज़र उस ताले पर पड़ी जिसमें चाबी लटकी हुई थी। फिर क्या था, यह मेरे लिए एक सुनहरा मौका था और मैं इसे गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने हाथ डालकर बाहर से उस ताले को खोल लिया और दोबारा उसको बंद कर मैं सीधे पुलिस थाने चली गई। पुलिस में जाकर मैंने रमेश की शिकायत दर्ज कराई कि मेरा पति मुझे कई महीनों से घर में कैदियों की तरह बंद करके रखता है और मुझे मारता पीटता है। पुलिस फौरन हरकत में आई। उसने रमेश को तुरंत फोन मिलाया। मिस्टर रमेश, आप जहाँ भी हैं फौरन पुलिस स्टेशन आ जाइए। मुझे पुलिस ने आश्वासन दिया कि अब आप निश्चिंत रहें, आपका पति अब आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मैं आश्वस्त थी और पुलिस के कहे अनुसार मैं दोबारा घर आ गई। लेकिन मुझे क्या पता, अभी मेरी किस्मत में न जाने कितनी ठोकरें और अपमान लिखा हुआ था। करीब 2 घंटे के बाद रमेश घर वापस आ गया। उसके साथ ही पुलिस वाले भी थे। मैं उनको देखते ही अपनी जगह से उठने लगी, तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे वहीं बैठने का इशारा किया। मैं अपनी जगह पर दोबारा बैठ गई। अब करीब 4 पुलिस वाले मेरे चारों ओर खड़े हो चुके थे और जो कुछ शिकायत मैंने दर्ज कराई थी उसमें नए नए पेच फंसाने की कोशिश करने लगे। मुझे लगा था पुलिस मेरा साथ देगी, लेकिन नहीं पता था रमेश की पहुंच और पैसा पल भर में ही उस विश्वास को तार तार कर देगा। मैं एक बार फिर से प्रश्नों के जाल में फंस चुकी थी। पुलिस ने न जाने कितने उल्टे सीधे प्रश्न मुझसे पूछ डाले। सबके उत्तर सही थे, ईमानदार थे, लेकिन मैं एक बार फिर से बेईमान साबित की जाने लगी। अभी तक जो मेरे पक्ष था वह विपक्ष में दिखने लगा था। सारी पूछताछ के बाद पुलिस ने मुझे ही हिदायत दे डाली। अभी तो आपको हम इनके साथ जाने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, अगर कभी दोबारा रमेश जी ने तुम्हारी कोई शिकायत की तो हम वापस घर नहीं जाने देंगे। इस बात का ध्यान रहे। अब बताओ जगत, मैं ही निर्दोष और मैं ही दोषी सिद्ध कर दिया गया। उसके बाद मजबूरन मुझे एक बार फिर से उस तहखाने में जाना पड़ा जहां से मैं सुबह ही भागी थी। दोबारा मुझे वह मौका मिलेगा या नहीं, इसकी संभावना मुझे नहीं दिख रही थी। वो रात काफी भयानक थी। आकाश में काले बादल थे, रह रह कर बिजली भी चमक रही थी। मैं अपने कमरे में अपनी मजबूरी को समेटे एक कोने में पड़ी थी। रमेश जो कुछ मुझे खाने को देता था वही मेरा सहारा था। मेरी मजबूरी थी, मुझे उसका दिया हुआ खाना पड़ रहा था। क्या करती, पेट तो भरना ही था। उस रात जैसे ही मैंने खाना खाया, उसके करीब आधे घंटे के बाद ही मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। मेरा शरीर एक तरफ को निढाल होकर गिरने लगा। शायद एक बार फिर रमेश की राक्षसी प्रवृत्ति जाग चुकी थी। मैं बेहोश होने लगी थी। बाहर हालांकि अंधेरा था, लेकिन बिजली की कड़क खिड़की से यह दिखाने को काफी थी कि रमेश के पास कौन आ जा रहा है। अचानक से बिजली कड़की, जिसका प्रकाश कमरे के चारों ओर फैल गया। मैं बेहोशी की अवस्था में थी, लेकिन पूरी तरह से बेहोश नहीं। मुझे आभास था कि बाहर कौन चहलकदमी कर रहा है। तभी मैंने रमेश के कमरे में उस दिन वाली कथित दोस्त की पत्नी को जाते देखा, वही जिसने मुझ पर दोषारोपण किया था। उसके साथ ही उसका पति यानी वही दोस्त भी था। हालांकि मैं उठने की हालत में नहीं थी, क्योंकि मेरा पोर पोर दुख रहा था, लेकिन दिमाग अभी चल रहा था। इतनी रात में रमेश के कमरे में उस औरत का आना मुझे आश्चर्य में डाल रहा था, और साथ में वो दोस्त। मेरी सोचने समझने की क्षमता इतनी तो नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके उस औरत के रमेश के कमरे का आने का कारण मैं समझ रही थी।
थोड़ी देर में ही वह सोच भी सामने आ गई, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था और हल्की सी लाइट भी जल गई थी। और इसके साथ ही रमेश का वह दोस्त मेरे कमरे में मेरे पास काफ़ी नज़दीक आ चुका था। मेरे शरीर में दर्द था, मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं बेहोश नहीं थी, लेकिन किसी की भी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। शायद जो पदार्थ मुझे दिया गया था उसका ऐसा ही रिएक्शन होता होगा, जिसमें आप पूरी तरह से बेहोश ना हो, लेकिन आप सब कुछ करें जो सामने वाला चाहता है। और जगत एक बार फिर से मेरी असमत के साथ खिलवाड़ चालू हो गया। एक बार फिर वही समय दोबारा रिपीट होने लगा। हे भगवान! जगत के मुंह से अनायास निकला। माही जारी रही। मैं तड़प रही थी, अंदर से टूट रही थी। मैं रमेश के उस दोस्त के स्पर्श को महसूस कर रही थी। उसका स्पर्श मुझे ऐसे महसूस हो रहा था मानो सैकड़ों सर्प मुझे काट रहे हों। लेकिन क्या करती? अपनी ही किस्मत की मारी थी। किससे शिकायत करती? वह व्यक्ति रात भर मेरी असमत को खेलता रहा। मैं उसकी हरकतों को देख सकती थी, लेकिन विरोध नहीं कर पा रही थी। और इसी शांत चित्कार के साथ सुबह भी हो गई। सुबह शांत थी, रात की तरह भयानक नहीं। वह दोस्त सुबह अपनी पत्नी को लेकर कि न जाने कहाँ गुम हो गया। तब तक मेरे शरीर में थोड़ी जान आ चुकी थी। मैं अपने दर्द को समझ सकती थी। मैं ये भी समझ गई कि उस दिन उस औरत ने और उसके पति ने मेरे साथ क्यों बेहुदा खेल खेला था। उनका क्या उद्देश्य था? रमेश रूपी राक्षस एक बार फिर से मेरे सामने प्रकट हो चुका था। एक ठंडी सांस लेते हुए माही ने पुनः कहा, और जगत, क्या बताऊं? इसके बाद रमेश रुका नहीं। यह दरिंदगी मेरे हर रात का हिस्सा बनती चली गई। शुरुआत में तो सिर्फ वही दोस्त आता था, उसके बाद एकाएक न जाने उसके कितने मिलने वाले मेरे शरीर को नोचने के लिए आने लगे। मैं मजबूर थी। मुझे जो कुछ खिलाया जाता था उसमें नशा था। मैं जो कुछ भी पीती थी उसमें मेरी रही सही ताकत को जीर्ण शीर्ण कर दिया था। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? वक्त के हाथों मैं मजबूर थी। और फिर मेरे मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि मुझसे पूछ कौन रहा था? रमेश हैवान बन चुका था, जिसको मुझसे अब कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था, और उसका माध्यम उसने मुझे बना लिया था। यानी शादी करने का जो उसका उद्देश्य था वह स्पष्ट हो रहा था। मेरी खूबसूरती, मेरे यौवन को ढाल बनाकर वो पैसा कमाना चाहता था, और सफल भी हो रहा था। मैं हर रात मरती थी, लेकिन सुबह मजबूरन फिर जिंदा हो जाती थी। पुलिस के पास जाने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि जाती कैसे? मैं तो कैद खाने में थी। साथ ही पहले का अनुभव भी मेरा काफी कड़वा था। लेकिन रोज रोज नशे के इस्तेमाल से मेरा शरीर टूटने लगा था। मेरी अंतरात्मा मुझे वहां से भागने के लिए प्रेरित करती थी, लेकिन शायद परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी। लेकिन एक दिन शायद किस्मत को मुझ पर तरस आ ही गया। रात का करीब 9 बज रहा था। मैं और रातों की भांति ही कमरे के कोने में पड़ी अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हालांकि उस दस्तक का संबंध मुझसे नहीं था, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था। दस्तक के साथ ही दरवाजा अपने आप खुल गया। रमेश कमरे में प्रविष्ट हुआ और उसके साथ में एक पुलिस कांस्टेबल। चलो, तुम्हें साहब ने बुलाया है। कांस्टेबल ने मेरी ओर देखते हुए कहा। मुझे? लेकिन मुझे क्यों? मैं सकुचाते हुए बोली। मुझे नहीं पता, लेकिन साहब ने तुमको याद किया है। मेरे साथ ही चलो, और अभी तुमको 1-2 घंटे के अंदर वापस छोड़ दूंगा। रमेश तटस्थ था। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे पास और कोई चारा भी ना था। मैं ना नहीं कर सकती थी। तभी रमेश ने कहा, दरोगा साहब बुला रहे हैं, तो जाओ, और जो भी पूछा जाए सच सच बता देना। कहते ही उसने उस कांस्टेबल से नजर बचाते हुए मुझे मुक्का दिखाया। यानी वह कहना चाह रहा था कि यदि उसने कुछ भी बताया तो उसकी खैर नहीं। मैं समझ चुकी थी, और बगैर एक पल भी गवाए मैं उस कांस्टेबल के साथ पुलिस थाने की ओर चल पड़ी। कांस्टेबल मोटरसाइकिल में था। मैं उसके पीछे बैठ गई। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि उस कांस्टेबल ने मोटरसाइकिल का हैंडल पुलिस थाने की ओर न करके दूसरी गली की तरफ मोड़ दिया। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये रास्ता तो थाने की तरफ नहीं जाता है, मैंने घबराते हुए कहा। मुझे पता है ये रास्ता थाने की तरफ नहीं जाता, तुम चुपचाप बैठी रहो।
और जहाँ मैं लेकर जा रहा हूँ चुपचाप बिना कुछ बोले मेरे साथ चलो। दोस्तों, आपको क्या लगता है वह पुलिस कांस्टेबल माही को कहाँ लेकर जाएगा? क्या इस रात फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताइए। थैंक यू।